जय सतयुग थापन करन नासन मलेच्छ आचार। कठिन धार तरवार कर कृष्ण कल की अवतार। इस मंगलाचरण के साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अपना नाटक भारत दुर्दशा शुरू करते हैं। इसमें भारत की समसामयिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों को उकेरा गया है। इसमें आर्थिक, राजनीतिक, समसामयिक स्थितियों को उकेरा गया है। इस नाटक में 6 अंक हैं और इसको 1875 ईस्वी में रचा गया है, लिखा गया है। इसमें पहले अंक में, जो कि बीथी स्थान पर होता है, एक योगी द्वारा लावनी गाई जाती हैं। उन लावनियों के माध्यम से समसामयिक स्थितियों का वर्णन किया जाता है। वह योगी गाता है कि भारत पहले कैसा था, मतलब हमारे भारत में सबसे पहले ज्ञान, बल, बुद्धि सब भारत में दी ईश्वर ने। अपनी भारत की बड़ाई करता है इस प्रकार और बोलता है कि मतलब जो भारत था वह हाथियों पर चला करता था। भारत मीन्स एक नायक के रूप में दर्शाया गया है। तो वो हाथियों पर चला करता था और उसका जो विख्याति थी उसकी पूरे शिरोमणि के रूप में पूरे विश्व में विख्यात था और पूरे विश्व में वह अपनी शान शौकत के लिए जाना जाता था। लेकिन आज वह इस स्थिति में आ गया है कि ना तो उसे अपनी कुछ परवाह है, केवल भारत को यानी कि उसके नायक को, सैनिकों को उसके केवल खाने से मतलब है, कुछ मतलब नहीं है। ना वहाँ उसमें व्याप्त बेरोजगारी से, उसमें व्याप्त कुरीतियों से और अवगुणों से कोई मतलब नहीं है भारत को। इस प्रकार योगी उस भारत का कटाक्ष करता है जो पहले था और अब था, इन दोनों के बीच अंतर करके। तो योगी अब दूसरे अंक में अब नाटक के यह मतलब अंकों के हिसाब से वैसे दिख रहा है, यह भारत और इस नाटक में भारत और भारत दुर्देव दो चरित्रों की कल्पना करी गई है। भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्देव और भारत दुर्दशा में नाटक में भारत दुर्देव और भारत जो कि नायक है और भारत दुर्देव जो कि खलनायक है, इन दोनों की कल्पना करी गई, इन दोनों चरित्रों की कल्पना करी गई। तो यदि हम इन लोगों को एक राजा मान लें तो इन दोनों की अपनी अपनी सेनाएं हैं। भारत दुर्देव की सेना है, सेना में एक सेनापति जिसका नाम है सत्यनाथ फौजदार, और भारत जो कि नायक है एक राजा मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि राजा है। तो उसका सेनापति कौन है? सभापति है। उसकी सेना में सभापति है जो उसका सेनापति है और उस सभापति के अंडर में 6 लोग काम कर रहे हैं। मतलब 6 मान लेते हैं हम लोग, 6 लोग हैं। वो वहाँ प्रतीकों के माध्यम से बताया गया है। नहीं, जो भारत के सेनापति हैं, मतलब कि कौन? सभापति हैं। उसके अंडर में जो काम कर रहे हैं वो प्रतीकात्मक नहीं है, वो स्वयं इंसान ही है, मतलब आदमी है। लेकिन जो भारत दुर्देव का सेनापति सत्यनाथ फौजदार, उसके अंडर में जो काम कर रहा है वो प्रतीकात्मक माध्यम से उकेरा गया है कि प्रतीकात्मक माध्यम से उकेरा गया है। उसमें सत्यनाथ फौजदार की सेना में कौन कौन है? जो कि किसका सेनापति है? भारत दुर्देव का। उसकी सेना में आलस्य और अंधकार, अज्ञान और आलस्य, अज्ञान, अंधकार, धर्म और रोग इत्यादि, निर्लज्जता, आशा, ऐसी बहुत से किरदार की कल्पना की गई है जो कि प्रतीकात्मक हैं।
मनुष्य नहीं है, आदमी नहीं है, प्रतीकात्मक है, इन किरदारों की कल्पना की गई है। इन्हें एक वस्तु या फिर हाँ आदमी के रूप में दिखाया गया है, आदमी के रूप में दिखाया गया है, तो इनकी कल्पना की गई है। तो भारत दुर्देव और भारत नायक, भारत दुर्देव और भारत, इन दोनों के बीच में टक्कर होती है। किस चीज़ में? भारत दुर्देव बोलता है कि हमें भारत पर शासन करना है, यानी कि बस में करना है अपने। तो वह सत्यनाश फौजदार से बोलता है कि बुलाओ तुम अपने सैनिकों को मेरे पास, मुझे भारत पर विजय प्राप्त पानी है और मतलब वर्ष में करना है मुझे। तो सत्यनाश फौजदार धर्म, आलस्य, मदिरा, रोग और वेदांत और सब, इन सबको, संतोष को, सबको जो कि प्रतीकात्मक है, अपने सैनिकों को बुलाता है। धर्म आता है, धर्म बोलता है कि महाराज मैंने भारत के सैनिकों अथवा भारत खुद नायक को बहुत गहराई तक कसकर पकड़ रखा है। मैं उनकी जड़ों में भिद चुका हूँ। मतलब इतना ज़्यादा व्याप्त है धर्म कि वो मेरे आगे भूल जाते हैं कि सत्य क्या है और गलत, असत्य क्या है, झूठ क्या है और सच क्या है, इतना भूल जाते हैं मेरे प्रभाव के कारण। तो धर्म बोलता है कि मेरे रहते आपको कोई चिंता की बात नहीं, मैंने भारत और उसके नायक सैनिकों को इतना मतलब विवश कर दिया है कि वह अपने आप को स्वयं को ब्रह्म समझ लगे हैं, मतलब भगवान समझने लगे खुद को। तो बोलती है, धर्म बोलता है कि वो सब लोग अपने आप को ब्रह्म समझने लगे हैं और दूसरों को क्या समझने लगे? दूसरों को हीन समझने लगे हैं। अपने आगे खुद को ऊपर समझते हैं और दूसरों को नीचे समझते हैं। और यहाँ तक कि मेरे चलते, यानी अंधविश्वास के चलते सांप्रदायिकता पैदा हुई और बाहर पानी की यात्रा, मतलब जल यात्रा पर रोक लगा दिया गया मेरे रहते। ऐसे धर्म मानने वाले भारत में नायक और सैनिक हैं। इस प्रकार धर्म अपनी बड़ाई करता है कि बोलता है मैं ऐसा कर दूंगा, जाके भारत के नायकों को, भारत को कमज़ोर कर दूंगा, सैनिकों को जो भी वहाँ पर होंगे मुझे भेज दो। मतलब तो जो भारत उदय होता है राजा, वो सत्यनाश फौजदार से खुश हो जाता है, वाह यार कितना मस्त सैनिक है हमारी सेना में। तब बोलता है कि और भी हैं ऐसे सैनिक। सत्यनाश फौजदार बोलता है कि हाँ। तब उसने संतोष को भेज दिया। संतोष बोलता है महाराज मैं भारत में इतनी गहराई तक धंस चुका हूँ, इतनी मतलब मानते हैं मुझे, इतना सरीखा है मुझे, सरों पर रखा है कि यदि भारत के लोगों में यदि मैं अपनी माया चलाऊँ या माया फैलाऊँ तो वो लोग क्या समझते हैं कि संतोष बांध लेते हैं अपने में। यदि जैसे राज चला गया मेरा तो कोई बात नहीं, मुझे पेंशन मिल रही है। जो राज चला गया, जो राजा महाराजा थे भारत में, अब भारत खुद राजा है, उसको हटाकर उसे पेंशन दे दो तो वो संतोष मान जाएगा। इतना प्रभाव है मेरा, संतोष बोलता है। तो संतोष बोलता है इतना प्रभाव है तो उनका यदि राज भी छीन लो तो वो इसमें संतोष हो जाएंगे कि मुझे पेंशन तो मिल रही है, पेंशन मिल रही है। और वो किसी उद्योग के बारे में भी नहीं सोचते, क्योंकि उन्हें सूद से पैसे मिल जाते, सूद से पैसे मिल जाते हैं। तो वो समझते हैं कि अब मुझे काम करना, क्या उद्योग करना। तो इस प्रकार क्या उद्योग करना, इस प्रकार वे लोग केवल अपने खाने पर ही फोकस कर रहे हैं और किसी पर भी काम, मतलब देश से, भारत से कुछ भी लेना देना नहीं है। वहाँ के सैनिक ऐसे हैं कि खुद का खाना चल रहा है, पेट चल रहा है, क्या उसमें ज़्यादा टेंशन लेनी। ऐसे इतना प्रभाव है मेरा। संतोष बोलता है। तो दुर्देव बोलता है कि वाह यार मैं खुश हुआ। सत्यनाश फौजदार से बोला क्या और भी तुम्हारी सेना में ऐसे वीर हैं? बोला हाँ। तो उसने भेज दिया फिर आलस्य को, अंधकार को। आलस्य अंधकार आए दोनों। वो बोल रहे हैं कि अंधकार बोल रहा कि मेरा प्रभाव इतना है कि जो सृष्टि संहारक हैं तमोगुण से ही पैदा हुए हैं। शंकर जी
जो कि हम सृष्टि संहार बोलते हैं भारतवासी, तो वो शंकर जी तमोगुण से ही पैदा हुए हैं। इस प्रकार उसने अपनी महिमा बखानी और मतलब नाचते हुए कैसे भी करके वो बता रहा है गा के कि जो तमोगुण के संहारक भगवान हैं शंकर जी, उनकी मेरे से ही उत्पत्ति हुई है। जो मूर्ख, लंपट और उलूक हैं, इन सबकी ज़िंदगी मुझसे ही चलती है। इस प्रकार वो बखाने लगा कौन? अंधकार। तो भारत दुर्देव बहुत खुश हो गया राजा कि वाह यार, इतनी मस्त फौजदार हैं हमारे, मतलब इतने मस्त सैनिक हैं। फौजदार से बोला और हैं क्या आपके पास? बोला हाँ। तब उसने रोग को भी भेजा। रोग आया, उसने भी अपनी बखान की कि मेरी पहुंच तो इतनी है कि भारत के हर नागरिक, हर सैनिक जो कि उसकी सेना में, सबको मैं भयभीत कर देता हूँ। तो मतलब मेरा प्रभाव इतना है। तो फौजदार बोलता है देखा, हमारे पास इतने लायक सैनिक हैं। तब इस प्रकार उसने अपनी फौज खड़ी की। इसी प्रकार आशा, निर्लज्जता, डिसलॉयल्टी, ये सभी किसकी सैनिक हैं? ये हैं दुर्देव के सैनिक, जो सेनापति फौजदार के अंदर काम कर रहे हैं। और राजा कौन है? दुर्देव। तो इन सब की एक गुट बन गई। अब हम लोग देखते हैं दूसरे भारत नायक की, जो हम राजा है भारत नायक, भारत दुर्दशा नाटक का नायक है भारत। तब उसकी सेना में क्या है? उसकी सेना भी सचेत है कि भारत दुर्देव हमारे लिए पूरे कब्जे में करने के लिए, हमें बस में करने के लिए, हम पर अत्याचार करने के लिए ऐसी कर रहा है, कमेटी बना रहा है और यहाँ सैनिक भेज रहे हैं। तो भारत का जो सेनापति है, सभापति मान लो उसको, तो सभापति में 6 लोग हैं। यहाँ आदमियों से, इंसानों से ली गई है, वहाँ उसमें सेना प्रतीकात्मक है, यहाँ प्रतीकात्मक नहीं है। तब उन्होंने मतलब सभापति है जो, वह क्या है? अच्छी पगड़ी वगड़ी लगाया है, चक्करदारी। तो और कुछ वह अपनी सभा में क्या करता है? 6 लोग उसकी सभा में एकत्रित हुए हैं। कौन कौन? एक तो बंगाल, महाराष्ट्र, और तीसरा दो देसी हैं, तो कितने हो गए? 5। और एडिटर 6, कवि 7, और कौन भूल गए? और हाँ, कवि 7 और सभापति, मतलब 7 लोग हैं उसमें मिला के। तो वो लोग बना रहे हैं प्लान, कैसा बचने का, भारत दुर्देव से बचने का प्लान बना रहे हैं। तो इसमें उसका कवि बोलता है, जो 7 सभ्य की समिति है जो, तो बोलता है कि क्यों ना हम इन सेना से, भारत दुर्देव की सेना से बचने के लिए पतलून, कोट वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह पहन लें और वैसे बन जाए जैसे वे लोग हैं। तो वैसे बन जाए जैसे वे लोग हैं, तो वो हमें पहचान नहीं पाएंगे और हम पर आक्रमण नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा विचार दिया उन्होंने। तो इस पर देसी बोलता है कि ऐसा उलझुल नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उलझुल नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पाश्चात्य, मतलब जो यूरोपियन कंट्री हैं, जो पाश्चात्य देश हैं, उनसे संस्कृति, कला, शिक्षा, विद्या आदि अर्जित करनी चाहिए और अपनी कुशलता को बढ़ाना चाहिए, आत्म उन्नत करना चाहिए, तभी हम इससे निपट पाएंगे। देशी ऐसे बोलता है। देश ने बोल तो दिया ही, लेकिन किसी ने माना नहीं। क्यों? क्योंकि वो है डरपोक है। अब बंगाली, महाराष्ट्र, ये दोनों क्या बोल रहे हैं? हम तो ऐसे ही जाएंगे, तुरंत ही उनका खात्मा कर देंगे और उनकी सेना से विजय प्राप्त कर लेंगे, सेना पर चढ़ाई करके विजय प्राप्त कर लेंगे। तो इनने भी सुझाव दिया, लेकिन इनकी सुझाव में आक्रामकता थी। तो ये लोग अपने अपने विचार से बनाने लगे और एडिटर बोलने लगा कि मैं अखबार निकालूंगा और उसमें ऐसे लिखूंगा कि जिससे ओतप्रोत होकर भारत में रहने वाले नायक हैं, जो भारत भी खुद है, जो उससे ओतप्रोत होकर उसकी रगों में जुनून आ जाएगा और लड़ने के लिए साहस आ जाएगा। ऐसा विचार देता है एडिटर। कवि ने कविताएं लिखने की बजाय ऐसा विचार दिया, और हालांकि उसने ऐसा ही विचार दिया कि कविता भी लिखेंगे और इससे ओतप्रोत होकर हमारे से नायक लड़ेंगे। लेकिन अभी इस समय
जो सभा चल रही है सब सात सभ्य की, इस समय कौन आता है? अंग्रेजों की मतलब भारत दुर्देव की तरफ से डिसलॉयल्टी आती है, जो कि एक सैनिक है सत्यनाथ फौजदार की। डिसलॉयल्टी आती है। डिसलॉयल्टी आकर बोलती है इस सभा में कि तुम लोग ब्रिटिश मतलब भारत दुर्देव द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन कर रहे हो, भारत दुर्देव द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन कर रहे हो, इसलिए हम तुम सभी को जेल में बंद कर देंगे। डिसलॉयल्टी के आने से जो देशी था, जो देशी थे, वो देशी था जो वह डर कर मेज के नीचे छुप गया, कायर था वो छुप गया। अब इन सबको पकड़कर उसने डिसलॉयल्टी ने जेल में डाल दिया, हालांकि उसको भी पकड़ के डाल दिया जेल में। तो अब भारत नायक अकेला बचा, करने के लिए भारत नायक अकेला बचा। लेकिन 7वें अंक में, नहीं 6वें अंक में, नाटक के 6वें अंक में भारत भाग्य का जिक्र आता है कि भारत नायक के साथ मतलब मित्र है जो दोनों, तो ये दोनों मित्र हैं, इसकी सहायता करता है भारत भाग्य। तो जब भारत दुर्देव भारत पर चढ़ाई करने के लिए आता है, विजय प्राप्त करने के लिए आता है, तो भारत भाग्य पूर्ण तरीके से भारत का साथ देता है। लेकिन भारत भाग्य अंत में नाकामी हासिल होती हो से वह जगाता है, बहुत सारे प्रयत्न करता है जगाने के, लेकिन वह भारत भाग्य को नहीं जगा पाता है। और इस प्रकार वह सोचता है कि हमारे रहने का क्या मतलब, हम तुम्हारे मित्र हैं, हम इसे अपना कर्ज समझते हैं, और यह कर्ज या उसूल चुकाने के लिए हम अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे। हम नहीं रह सह पाएंगे कि हमारा दोस्त इस तरह मूर्छित होकर गिरा हुआ है भारत दुर्देव के आने से, और हम उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। इस आत्मग्लानि से वह नहीं उभर पाता है भारत भाग्य, और आत्महत्या कर लेता है, छाती में कटार मार लेता है निकाल के, और भारत नायक जो वो है मूर्छित पड़ा रहता है। और इस प्रकार इस इस नाटक का अंत होता है। 6 अंकों में इसे वर्णित किया गया है। पहले अंक में इसमें बीथी स्थान दिया गया है। दूसरे अंक में इसमें शमशान, जिस पर कुत्ते, सियार आदि हड्डियां और घूम रहे हैं, और शमशान का स्थान है। और तीसरे स्थान में मैदान है जिसमें फौज के डेरे दिखाई दिए गए हैं। चौथे स्थान में भारत दुर्देव को दिखाया गया है शायद। 5वें स्थान में किताब खाना, और 6वें स्थान में भारत भाग्य और भारत की भारत को समझाता है। भारत भाग्य की एंट्री होती है जब भारत दुर्देव आता है तब। तो इस प्रकार अंग्रेजी राज, इस प्रकार इस कहानी का दुखांत होता है। हालांकि त्रासदी नहीं है, एक दुखांत होता है। अब इस नाटक से संबंधित नाटक तो समाप्त हो गया। अब इससे संबंधित हमने अभी तक सार देखा। अब इससे संबंधित हम समझेंगे प्रश्नों को जो बन सकते हैं इस नाटक से संबंधित प्रश्न किसी भी एग्जाम में। तब इस नाटक में भारत की दुर्दशा देखेंगे। दुर्दशा कैसी है? भारत की दुर्दशा है कि भारत जो कल तक राजा बना फिरता था, आज वह इतना कायर हो गया है, या उसकी इतनी हालत ख़राब हो गई है कि वह यदि जूता में टाँका भी लगवाता है तो उधर लगवाता है। और उसकी दिशा इतनी बेकार है कि वह मोह, निंद्रा, संतोष आदि में ग्रसित हो गया है, और मोहासक्त हो गया है, और उसे वर्तमान स्थितियों को कुछ भी पता नहीं है। वर्तमान स्थितियों की कोई जानकारी नहीं है उसे। अब इसके कारण
हमने जो देखी आंतरिक कारण, बाह्य कारण। बाह्य कारण में क्या आ जाएगा, भारत की दुर्दशा होने के कारण है आंतरिक कारण, बाह्य कारण, दोनों कारण हैं। बाह्य कारण में अंग्रेज और अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियाँ आ जाएंगी, और आंतरिक कारण में हमारा स्वयं का भारतवासियों और सैनिकों का आलस्य, धर्म, संतोष, मदिरा संतोष, आलस्य इत्यादि इसमें आ जाएगा आंतरिक कारण में। अब इसमें इसकी दुर्दशा के कारण के बाद इसमें अब इसकी इतिहास बोध की उपयोगिता देखते हैं। भारत नाटक की इतिहास बोध की उपयोगिता। इसमें इतिहास बोध की उपयोगिता में हम इतिहास से जोड़कर देखेंगे कि इतिहास की इसमें क्या सीख दी गई है। इतिहास, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र तो इतिहासकार नहीं थे, साहित्यकार थे। उन्होंने साहित्य की दृष्टि से इसको लिखा, साहित्य की दृष्टि से लिखा इसको। साहित्य की दृष्टि से लिखा, और इसमें कुछ साहित्यिक उदाहरण भी दिए गए, जैसे मलूक दास का दिया गया है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, सब मलूक दास कहे गए सबके दाता राम, ऐसे ही कुछ है। हाँ, इतिहास बोध की उपयोगिता में हम देखेंगे कि किस प्रकार ये हमारे लिए उपयोगी है, और इतिहास में जो इसके चरण आए हैं वह आज उसकी उपयोगिता क्या है। तो जिस प्रकार भारतेंदु जी ने इसमें उद्धरण दिए हैं, रचनांश दिए हैं कि मलूक दास का दिया है, तुलसीदास का दिया है, को हो निरप कहूँ सो नर होत, को हो निरप कहूँ सो हर नर होत। और मलूक दास का दिया है, जो हमने बोला है, मतलब पढ़ा है। और इस प्रकार उन्होंने, और इसी के उद्रांश में उन्होंने दिया है हाँ, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। इन उद्धरणों की वजह से इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। और बढ़ जाती कैसे? क्योंकि इसमें आलस्यता का जो विचार है भारत का, जिसके कारण उसका पतन हुआ है, उसको बताया गया है। और समसामयिक जनसंख्या, समसामयिक लोगों को इससे फलीभूत कराया गया है, या भली भांति कराया गया है कि ऐसे आलसीपन के कारण हमारा शोषण हो रहा है। और उसी समय दयानंद सरस्वती द्वारा भी वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया इन्हीं के समय में। और इसमें अब इसकी उपयोगिता देख लिया। हम इसकी क्या रह गया, रंगमंचित अभिनेता देख लें इसकी। हाँ, अभिनेता, नाटक की अभिनेता पर दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि इसमें अंग्रेजों का वर्ग है, भारत दुर्दैव का वर्ग है, और अंग्रेजों का वर्ग है। इन दोनों की अभिनेता पर दृष्टि डालें तो इसमें अंग्रेजों का वर्ग, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं, उनका भी देख चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इनकी भाषा, वेशभूषा और
वेशभूषा, भाषा, ध्वनि व्यवस्था, भाषा, ध्वनि व्यवस्था और ध्वनि व्यवस्था और इसका सफल मंचन, भारत दुर्दशा का सफल मंचन में हम इस प्रकार देख सकते हैं कि सफल मंचन मतलब इसकी रंगमंचीयता कैसी हुई है। इसमें सभी की वेशभूषा, जो कि उस समय वेशभूषा, ध्वनि व्यवस्था आदि का प्रचलन, बताने का प्रचलन नहीं था, फिर भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसका सफलतापूर्वक वर्णन किया है। जैसे अंधकार और भारत दुर्देव को नाचते हुए दिखाया है और इसकी वेशभूषा में भारत को कटे फटे कपड़े पहने दिखाया है और छड़ी लिए हुए दिखाया है और टोपी पहने हुए दिखाया है और भारत दुर्देव को तलवार लिए दिखाया है, आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी रूप दिखाया है। और अब हम इसकी भारत दुर्दशा का अध्ययन त्रासदी के रूप में करेंगे। क्या यह त्रासदी है? तो भारत दुर्दशा को त्रासदी मानने के रूप में हम लोग अध्ययन करेंगे। एक तो त्रासदी मानी जा सकती है और एक तो नहीं मानी जा सकती। मानी जा सकती है तो क्यों मानी जा सकती? क्योंकि इसका त्रासदी में दुखांत हुआ है। त्रासदी की सबसे पहले कसौटी देख लेते हैं। त्रासदी में दुखांत होना चाहिए, नाटक और संघर्षशील होना चाहिए, कथानक वक्र होना चाहिए और लगातार नायक द्वारा संघर्ष की स्थिति होनी चाहिए। इन्हीं कसौटियों पर कस के, और अन्य कसौटियाँ भी हैं, जैसे जो नायक है उसका उदात्त चरित्र होना चाहिए, साहस होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए और नायक द्वारा उसमें पराजय होनी चाहिए। नायक द्वारा हेमरसिया क्या है? नायक द्वारा अति नैतिकता के कारण हुई भूल, जिसके कारण उसकी हार हो जाती है, हेमरसिया कहलाती है। तो हेमरसिया होनी चाहिए, तब त्रासदी बोलेंगे उसको। और विरेचन मूलक स्थिति होनी चाहिए। विरेचन मतलब कि अलगाव, जो लास्ट में अलगाव दिखता है ना नायक का अपनी प्रिय वस्तु से, तो विरेचन होना चाहिए, तब उसे हम त्रासदी मानेंगे। तो आइए हम इन सभी कसौटियों पर इस भारत दुर्दशा नाटक को कसते हैं। तो पहली में तो हम नाटक मान सकते हैं क्योंकि इसका अंत दुखांत हुआ है, नायक हार चुका है, मतलब हारा नहीं है, मतलब स्थिति में है हारने की, बहुत संघर्षशील स्थिति चल रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नाटक का अंत दुखांत हुआ है तो त्रासदी है। लेकिन दूसरी तरफ कसने से इसमें नायक ना तो बलवान है, ना निर्भीक है, ना साहसी है, ना ही कथानक वक्र है, ना ही उसमें संघर्ष करने की क्षमता है, मगर संघर्ष नहीं कर रहा है। बार बार उठाए जाने पर भारत भाग्य द्वारा ना ही उठ रहा है, तो वह अपनी तरफ से कुछ प्रयास नहीं कर रहा है। इस प्रकार हम उसे नायक नहीं मान सकते और मतलब साहसी निर्भीक नायक नहीं मान सकते। और इसका अंत, नायक का अंत यानी भारत का अंत उसकी स्वयं की गलतियों के कारण हुआ है, न कि किसी हेमरसिया के कारण। इसलिए हम इसे त्रासदी नहीं मानते हैं। आइए अब हम इस नाटक का अध्ययन भाषा शैली का अध्ययन करते हैं। आइए अब हम इस नाटक की भाषा शैली का अध्ययन करते हैं। भाषा कैसी है इसमें नहीं, नाट्य रूपक, भाषा शैली इसमें भाषा शैली का में प्रतीकात्मकता का प्रयोग,
भाषा शैली में इसका प्रयोग पहली नंबर भारत नाटकीयता पर अध्ययन कर लेंगे। क्या भारत दुर्दशा एक नाटक है, इस पर अध्ययन करेंगे। पहले क्या भारत दुर्दशा एक नाटक है, नाट्य रासक माना जा सकता है या प्रतीकात्मक नाटक माना जा सकता है इसे। तो इसके संबंध में श्री आचार्य विश्वनाथ जी कहते हैं कि किसी नाटक की कसौटियाँ 5 प्रकार की हो सकती हैं। पहली कि इसमें उदात्त नायक होना चाहिए, दूसरा पीठमर्दक नायक होना चाहिए, तीसरा वात्सज्य नायिका होनी चाहिए, चौथा एक अंक होना चाहिए, पांचवा इसमें हास्य रस की प्रमुखता होनी चाहिए, हास्य रस, और एक और है रस, उसकी प्रमुखता होनी चाहिए। एक और रस कौन सा, हास्य करुण रस, हास्य रस की प्रधानता होनी चाहिए। तो इसे हम नाटक मान सकते हैं। तो आइए अब हम इन कसौटियों पर इस नाटक को कसेंगे और इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि क्या यह एक नाटक है। लेकिन इसके जो संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र लेखक हैं, उन्होंने इसे लास्य नाटक कहा है। नाट्य रासक या लास्य रासक कहा है। नाट्य रासक या लास्य रासक क्या है, यह